जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and on today, October 9, I will discuss these topics from current affairs for both prelims and mains perspective. So let's discuss the agenda for today, October 9. आज हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें पहला है RODTEP. RODTEP एक एक्रोनिम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया. ऐसे ना एक्रोनिम आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि क्या मेंशन है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है. ऐसे कई टाइप के एक्रोनिम्स आते हैं, राइट. एंड वहाँ पर ना हमारा क्या टास्क रहता है कि हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकें कि अच्छा क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, क्या वो पूछ रहा है. ओके, सो हमें ना ऐसे एक्रोनिम्स के बारे में, इनके क्या पर्सपेक्टिव हैं, किन से रिलेटेड है, वो हमें बिल्कुल मालूम होने चाहिए. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB. और उसके जो रिसेंट के जो भी सबमिशंस हुए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो सर्वे इन्होंने किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में एक बड़े बड़े आर्टिकल्स के साथ छपा. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का सर्वे रिलेटेड टू स्टूडेंट सुसाइड इन आवर कंट्री इंडिया एंड सेफ्टी इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया. तो वो हम डिस्कस करेंगे. थर्ड वुड बी अ स्पीसीज विच वॉज मेंशन्ड इन द न्यूज, ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, किस सिचुएशंस में, कैसे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये थ्राइव करते हैं, वो सारी बातें. देन महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, जो इनकी बायोग्राफी जैसे भी कंसिडर की जाती है, वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क. वी विल डिस्कस व्हाट इज द वर्थ ऑफ हिंद स्वराज. इसके फाइन डिटेल्स जो भी न्यूज़पेपर में मेंशन थे कि ये कैसे लिखा गया, क्या ये स्पीच के फॉर्म में लिखा गया, डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया, आर्गुमेंट्स के फॉर्म में लिखा गया, कैसा है. देन सर क्रीक, दिस वाज मेंशन्ड इन द न्यूज. हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, इन दोनों ने सर क्रीक वाले रीजन में पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसको लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है. अब वो गवर्नमेंट के लेवल पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर अपना काम कर रहे हैं. सिविल सर्विस एस्पिरेंट को सर क्रीक का लोकेशन, इससे रिलेटेड फीचर्स मालूम होने चाहिए. और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस. और आज के लिए आपके लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे और कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट. दिस वुड बी द एजेंडा फॉर टुडेज प्री सिक्योर October 9. ओके, तो चलिए पहला टॉपिक हम देखते हैं RODTEP. द हिंदू इस आर्टिकल को कवर कर रहा है दैट द गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग RODTEP एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स स्कीम टिल March 31st, 2026 एंड दिस मूव इज बीइंग वेलकम्ड बाय द एक्सपोर्टर्स. मतलब एक चीज तो हमें समझ में आया कि ये जो RODTEP स्कीम है, जो भी ये टर्म है, ये किससे से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट्स के फील्ड में इंसेंटिव से रिलेटेड है और इससे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, है ना. ये सिंपल सा एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी ध्यान में रखना है दैट RODTEP स्कीम वुड प्रोवाइड सम रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स एंड दैट्स व्हाई दे आर वेलकमिंग दिस मूव. अब इसके डिटेल्स को हम देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन देखें इस पर क्या बन सकता है. सो पहला स्टेटमेंट यहां क्या कह रहा है, इट इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिफंड्स सर्टेन एम्बेडेड सेंट्रल, स्टेट, लोकल ड्यूटीज एंड टैक्सेस टू एक्सपोर्टर्स. एकदम सही बात है. RODTEP मतलब रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि सर्टेन काइंड ऑफ रिफंड, जो कि हमारे एक्सपोर्टर्स को सेंटर, स्टेट या लोकल ड्यूटीज के फॉर्म में पे करना पड़ता है, उसको रिफंड करने का काम करता है. ऑब्वियसली जब ये रिफंड होगा एक्सपोर्टर्स को तो उनके लिए तो फायदेमंद है. बट यहां पे देखने वाली बात ये होती है कि क्या ये WTO के टर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं. सो RODTEP इज यस फुल्ली एज पर द फुल्ली क्या बोल सकते हैं आपको, अलाइंड विथ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स. ये बिल्कुल सही बात है. सो हमारा स्टेटमेंट 3 करेक्ट होगा. इट इज फुल्ली अलाइंड विद द WTA नॉर्म्स के साथ ये पूरी तरह से अलाइन करता है. बट सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2021 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यहां पे थोड़ी गलती हो गई. इट इज नॉट लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च नहीं करता है. दैट्स वाई करेक्ट स्टेटमेंट कितने होंगे, ओनली 2. आंसर क्या होगा हमारा, बी, ओनली 2. दीज आर द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स. 1 and 3 हमारे 2 करेक्ट स्टेटमेंट थे. चलिए अब हम रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम की बात करें तो 2021 में लॉन्च तो बहुत जरूर हुआ, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर एक्सपोर्टर्स को रीइंबर्स करने की बात होगी तो ये देखने का मेन प्राइमरी काम किसका रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.
बाकी RODTEP की हम बात करें तो ये फुल्ली अलाइन करता है किसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, WTO के अकॉर्डिंग। सो भारत सरकार अगर अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जो भी इंसेंटिव देगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस पर किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता है। इसको जब 2021 में लॉन्च किया गया, देन इट रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम ऑफ दैट टाइम, जिसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। ये जो MEIS चल रहा था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दिस वॉज नॉट एज पर WTO। ये MEIS WTO के अकॉर्डिंग नहीं था, एंड दैट्स व्हाई WTO ने कई बार इंडिया पर ऑब्जेक्शन लगाया कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसे किसी भी टाइप का इंसेंटिव नहीं दे सकते हो। तो भारत सरकार ने बोला कि कोई बात नहीं, हम एक नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं। नया सॉल्यूशन आया RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम, जिसको लेकर मार्च 2025 तक, 2021 से लेकर 2025 तक में लगभग 57,976 करोड़ रुपीज का रिफंड इशू किया जा चुका है। सो इट्स रियली गुड फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट। नीड क्या है, तो वही मैंने तुम्हें बताया कि MEIS जो है वो WTO नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि WTO का नॉर्म बोलता है कि अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्रॉस करता है 1000 USD को, तो इस टाइप के MEIS टाइप के स्कीम्स नहीं चल सकते हैं। इंडिया ने अपना पर कैपिटा इनकम $1000 2017 में ही क्रॉस कर लिया था। दैट्स वाई एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देने में इंडिया को दिक्कत हो रही थी। तो भारत की सरकार ने RODTEP नाम का एक स्कीम स्टार्ट कर दिया। MEIS और RODTEP के बीच का डिफरेंसेस की बात करें तो MEIS में ना ज्यादा इंसेंटिव रिटर्न होता था। 2% से लेकर 7% तक का रिटर्न किसको दिया जाता था? एक्सपोर्टर्स को, रिटर्न टू एक्सपोर्टर्स। तो तुम अगर एक लेमैन की तरह देखोगे तो तुम तो बोलोगे कि अरे सर, इससे तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता था। बिल्कुल फायदा हो रहा है, लेकिन WTO इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो भारत सरकार ने बोला कि अब हम उतना ज्यादा रिफंड नहीं देंगे, उतना ज्यादा हम इंसेंटिव नहीं देंगे, हम 0.5% से लेकर 4.3% तक का इंसेंटिव देंगे। WTO बोला कि चलो भाई, यहां अलाउड है। सो अभी प्रेजेंट में RODTEP कितना दे रहा है? 0.5 to 4.3%। साथ ही साथ इट ऑल्सो कवर्स फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू। ये टर्म याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्रीलिम्स मेंस के लिए। इसका मतलब क्या होता है फ्रेट ऑन बोर्ड का? तुम एक एक्सपोर्टर हो, यू आर मिस्टर आर, और मिस्टर आर के रूप में, राइट, आप क्या कर रहे हो? एक वैल्यू को, एक कमोडिटी को, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल टी लीव्स, है ना, और आप क्या कर रहे हो? टी का एक पॉट आप क्या कर रहे हो? टी पॉट क्या कर रहे हो? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो उसके ना डैमेज होने के केस में दो टाइप के सिचुएशंस बनते हैं, कौन लायबल होगा। एक होता है FOB ओरिजिन। FOB ओरिजिन का मतलब कि तुमने टी पॉट यहां से, कहां से? गुवाहाटी से बनाकर तुमने एक्सपोर्ट कर दिया। कहां? गुवाहाटी से एक्सपोर्ट कर दिया तुमने। गुवाहाटी से तुमने एक्सपोर्ट कर दिया कहां? कुआलालंपुर। गुवाहाटी से एक्सपोर्ट कर दिया तुमने न्यूयॉर्क। अब FOB ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर इस टी पोर्ट में किसी भी टाइप का डैमेज हुआ तो इसका रिस्क कौन कवर करेगा? द बायर वुड कवर द रिस्क, FOB ओरिजिन के केस में। बट FOB डेस्टिनेशन के केस में अगर इस टी पोर्ट में कोई डिस्ट्रक्शन हुआ तो वो कौन फुलफिल करेगा? तुम फुलफिल करोगे, FOB डेस्टिनेशन के केस में। मतलब अगर टी पॉट रास्ते में टूट गया तो उसका जो भी पैसा भरपाई वगैरह होगा वो तुम करोगे। FOB ओरिजिन के केस में बायर को करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली बायर किस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करने की कोशिश करेगा? जो FOB डेस्टिनेशन को फुलफिल करते हैं, फ्रेट ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन को। अब इन सब चीजों से, ऐसे शॉक्स से एक्सपोर्टर्स को बचाने के लिए हम RODTEP के थ्रू इंसेंटिव देने का काम करती है भारत की सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इतना आपको ध्यान रखना RODTEP के बारे में। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। NCRB का दूसरा टॉपिक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। यहां पे दो क्लिपिंग्स हैं, एक बार इस क्लिपिंग्स को ध्यान से देखिए आप, क्या मेंशन किया गया है। तो क्या यहां पे कहा जा रहा है दैट स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया राइज 65% इन अ डिकेड। दिस इज रियली कंसर्निंग थिंग गाइस कि लास्ट 10 ईयर्स में स्टूडेंट सुसाइड जो है वो 65% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। दैट्स रियली कंसर्न। मैंने कल भी क्लास में बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि देखो, ये ना किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आए। ये कोई बीमारी नहीं है, बट अगर कभी वैसा ख्याल आए ना तो किसी से बात कीजिए, वैसे इंसान से बात कीजिए जो आपको इससे निकलने में थोड़ी मदद करे। निकलना आपको ही होगा, वो मेहनत आपको ही करना होगा। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भगवान कृष्ण रास्ता दिखा देते अर्जुन को, लड़ाई अर्जुन ने लड़ी थी, पर वो निकलने में वो जो सहायता होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि कोई पर्सन सुसाइड ना करे। अदरवाइज ये फिगर बहुत कंसर्निंग है कि स्टूडेंट सुसाइड 65% तक इंक्रीज हुए हैं। दूसरी तरफ NCRB सेफेस्ट सिटी की बात कर रहा है, देन कोलकाता इज टर्म्ड एज इंडियाज सेफेस्ट सिटी।
हालांकि कोलकाता में हमने कई हीनियस क्राइम्स भी देखे हैं रिसेंट के सालों में, बट फिर भी एनसीआरबी अपने डेटा के अकॉर्डिंग कोलकाता को सेफेस्ट सिटी बताता है। चलिए ठीक है, ये फैक्ट हम याद रखेंगे। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। सो पहला स्टेटमेंट एनसीआरबी से रिलेटेड क्या, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986 टू कंपाइल क्राइम डाटा फंक्शनिंग अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। एकदम सही बात है, ये चीज याद रखना, 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था सो दैट जो क्राइम डाटा है उसको कंपाइल किया जा सके, किसके अंडर फंक्शन करते हुए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सेकेंड क्या, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नेशनल वेयर हाउस फॉर द फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन एंड फॉरेन क्रिमिनल्स। मतलब जितने भी इंडियन एंड फॉरेन क्रिमिनल्स हैं, सारी इंडियंस नहीं, मतलब तुम लोगों का नहीं, तुम लोगों तो एस्पिरेंट हो, इंडियन और जो हमारे फॉरेन क्रिमिनल्स हैं, है ना, जिन्होंने कोई क्राइम किया है, उनका जो फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड है वो किसके पास रहेगा, एनसीआरबी के पास रहेगा। करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे रहता है वो मैं तुम्हें भी बताऊंगा। थर्ड, कोच्चि इज एट द टॉप अमंगस्ट द मोस्ट अनसेफ सिटी फॉलोड बाय दिल्ली। दिल्ली के बाद सबसे अनसेफ सिटी कौन है, कोच्चि, केरला का। अगेन दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू है, ऑल थ्री आर करेक्ट है, ना, यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये फैक्ट हो गया, कोच्चि इज अनसेफ फॉलोड बाय दिल्ली, ठीक है। कोच्चि के बाद दिल्ली, है ना, दिल्ली टॉपर नहीं, कोच्चि के बाद दिल्ली। कोच्चि सबसे अनसेफ सिटी है एज पर दिस एनसीआरबी रिपोर्ट। अब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो इसका फाउंडेशन 1986 में हुआ अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो कि कलेक्ट और एनालाइज करने का काम करेगा, किसको, क्राइम डाटा को। इसके फॉर्मेशन के पीछे एक टास्क फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको 1985 में बनाया गया था, साथ ही साथ नेशनल पुलिस कमीशन 1977 का। इन दोनों के रिकमेंडेशंस पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाया गया। जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में भी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जिसको एफबीआई हैंडल करने का काम करता है। बाकी नेशंस में भी ऐसे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाए जाते हैं। तो भारत सरकार ने भी 1986 में डिसाइड किया कि हम एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाएंगे, जहां पे क्राइम से रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट होगा, एनालाइज किया जाएगा, जिससे कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको हेल्प मिल सके। अब इसी एनसीआरबी के तहत एक और बॉडी आगे बनती है, जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये 2022 में एग्जिस्टेंस में आती है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, एनएफआईएस। ये एनएफआईएस एक टाइप का डेटाबेस है। क्या करता है ये डेटाबेस, जितने भी क्राइम होते हैं ना, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड रखता है एनएफआईएस। और ये एनएफआईएस के जो भी डाटा है उसका इंचार्ज कौन है, एनसीआरबी। So overall we can say that the NCRB has the warehouse of all the fingerprints related to Indian and foreign criminals. बुझे, NFAIS और NCRB किस तरह से रिलेटेड हो गया। NFAIS की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज NCRB के पास है। और ये फैक्ट याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रीलिम्स वगैरह में आपके बड़े काम आएंगे, कभी आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। दैट मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज NAFIS, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश पहला वो स्टेट बना जिसने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को एक्सेस किया था, नेशनल फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स को। ओके, अब हम रिसेंट रिपोर्ट पर आते हैं। तो जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें दो रिपोर्ट है, एक है स्टूडेंट सुसाइड से रिलेटेड, बड़ा कंसर्निंग फिगर है ना, ये सब अपने मेंस में बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हो तुम। दैट सुसाइड रेट अमंग द स्टूडेंट्स है रोज बाय 65%। The number of suicides in the country went up by 34% in 2023 as compared to 2019। मतलब 2019 से 2023 के बीच में भी स्टूडेंट सुसाइड काफी इंक्रीज हुआ था। एंड टोटल इंडिया में जो भी सुसाइड से डेथ होती है उसमें 8.1% स्टूडेंट सुसाइड की वजह से होता है। और इसका एक मेन रीजन क्या होता है, रैट रेस लगाना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो बच्चे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, एम्स में एडमिशन नहीं हुआ। अरे आईआईटी एम्स में एडमिशन नहीं होगा, आईएएस नहीं बनोगे तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी तुम्हारी। हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी है ना तुम्हारे पास, रिस्पेक्ट से अपना काम कर रहे हैं ना, तो किसी की नहीं खत्म होगी। बट ये बात शायद स्टूडेंट्स को समझा नहीं पाते हैं लोग, एंड दैट्स वाई 8.1% स्टूडेंट टोटल सुसाइड का पार्ट बनते हैं। पिछले 10 साल में 65% सुसाइड रेट इंक्रीज हुआ है। दिस रियली कंसर्न्स। बाकी सेफेस्ट सिटी की बात करें, हालांकि ये आंकड़े उतने कन्विंसिंग नहीं लगते हैं। दैट कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया, 4th ईयर। कोच्चि की बात करें तो ये सबसे अनसेफ सिटी है, फॉलोड बाय दिल्ली। दिल्ली सेकंड नंबर पे आ जाएगा। खैर, एनसीआरबी की रिपोर्ट में आया तो हम इस चीज़ को अभी कंसिडर कर रहे हैं अपने प्रीलिम्स के लिए। इस रिपोर्ट को आगे स्टडी करना, चेंज करना, वो सब चलता रहेगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू अ स्पीसीज विच इज मेंशन्ड इन द न्यूज, ड्रैगन फ्लाइज। आप यहाँ देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल और एक बड़ा अच्छा इस स्पीसीज के बारे में। ये जो सामने आपको ये कीड़ा दिख रहा है, इंसेक्ट दिख रहा है, ये ड्रैगन फ्लाई है। ये ड्रैगन फ्लाई देखने में जितना अच्छा लगता है, इसका इससे बढ़कर एक और रेलेवेंस क्या है, दैट दे ईट मॉस्क्यूटोज। ये मॉस्क्यूटोज खाते हैं, मतलब ये आपके नेचुरल गुड नाइट का काम करते हैं। वो जो गुड नाइट वाली टिकिया या गुड नाइट वाला लिक्विड लगाते हो ना, या आजकल वो अगरबत्ती लगाते हैं, मच्छर वाली अगरबत्ती, कि हे अगरबत्ती राक्षस तुम दूर हो जाओ, अगरबत्ती भागो, मच्छर भागो। तो वो मच्छर भगाने का क्या, मच्छर को खाने का काम ये ड्रैगन फ्लाई करता है, याद रखना इस चीज को। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ड्रैगन फ्लाइज आर बायो इंडिकेटर्स और स्पीसीज हुज प्रेजेंस ट्रैक्स वेटलैंड हेल्थ। करेक्ट बात है। ड्रैगन फ्लाइज एक बायो इंडिकेटर स्पीसीज हैं जो कि वेटलैंड हेल्थ को भी शोकेस करते हैं। मतलब हमारा एक वेटलैंड हो गया, वेटलैंड के बारे में भी मैंने स्मार्ट आइज फाउंडेशन चैनल पर डिटेल में वीडियो बना रखा है कि पॉन्ड को हम वेटलैंड बुला सकते हैं, पैडी फील्ड्स को वेटलैंड बुला सकते हैं, बील वाले जो रीजन होते हैं हम उनको वेटलैंड बुला सकते हैं। तो किसी भी वेटलैंड के हेल्थ को शोकेस करने का काम ड्रैगन फ्लाई करता है, दैट्स वाई इसे हम बायो इंडिकेटर बुलाते हैं। अगर किसी वेटलैंड के आसपास आपको ड्रैगन फ्लाइज के नंबर अच्छे दिखें, इट शोज दैट दैट वेटलैंड इज हेल्दी। इट मीन्स देर इज लेस प्रोपोर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन दैट वेटलैंड। कम पॉल्यूटेंट्स है वहां पे, कम पॉल्यूशन है। अब इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड थर्ड स्टेटमेंट पे रहा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर लार्वल स्टेजेस रिक्वायर मडी लेस ऑक्सीजनेटेड वाटर। अब मडी और लेस ऑक्सीजनेटेड वाटर तो हेल्दी वेटलैंड का एग्जांपल नहीं होगा ना। और जब हम पहला स्टेटमेंट करेक्ट मान चुके हैं दैट ड्रैगन फ्लाइज आर बायो इंडिकेटर स्पीसीज, तो फिर ये वाले स्टेटमेंट्स कैसे करेक्ट होंगे? सो थर्ड इज रॉन्ग। ये कॉमन सेंस लगाने एग्जाम में सीखना है। सेकंड क्या है, द ड्रैगन फ्लाई कंज्यूम्स 30 to 100 मॉस्क्यूटोज डेली। भाई गॉड, इतना तो मच्छर हम गुड नाइट से नहीं भगाते हैं जितना ये खा जाता है। एंड दैट्स वाई दे प्ले वेरी क्रिटिकल रोल इन पेस्ट कंट्रोल, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द फ्लड सीजन। एकदम सही बात है जी, सही बात है। अब मच्छर भगाना है ना तो अपने घर में लाकर ड्रैगन फ्लाई रख लेना, मच्छर भाग जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली। बुझे? चलिए ये रहा आपका ड्रैगन फ्लाई से रिलेटेड डाटा। अच्छा, यहाँ सामने जो मैं पिक्चर रखा है मैंने, ये ड्रैगन फ्लाई नहीं है। ड्रैगन फ्लाई वो था ये पीछे वाले स्लाइड में, दिस इज ड्रैगन फ्लाई। ये कौन सा स्पीसीज है, नाम देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, डैमसेल फ्लाइज। डैमसेल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एक अलग से स्पीसीज है, अलग से मैंने इसलिए फोटो डाल दिया, इनके डिटेल में उतने जाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा डैमसेल फ्लाइज को। बाकी पढ़ने का मन है, आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस होते हैं। चलिए, ड्रैगन फ्लाइज दे आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ द वेटलैंड हेल्थ। मतलब जहां ड्रैगन फ्लाइज मिलेंगे वहां पे वेटलैंड लेस पॉल्यूटेड होगा, मतलब वाटर जो होगा वो क्लीन होगा, वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा। एंड दे एक्ट एज मॉस्क्यूटो प्रेडेटर्स, मतलब मॉस्क्यूटो को खा जाने का काम करते हैं। हाँ, खा जाओ। अभी हम न्यूज में किससे रिलेटेड बात कर रहे थे, यहां पे आप न्यूज देखो, कमला नेहरू रिज दिल्ली की बात हो रही है। तो दिल्ली में एक यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है जो न्यूज में मेंशन रहा, तो मैं तुम्हें उससे रिलेटेड बात चीजें बता देता हूं कि ये जो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है, ये यमुना रिवर फ्रंट पे पड़ता है दिल्ली में। यमुना रिवर जो फिर से साफ होने के कगार पर है। एंड बिल्कुल इसके लिए जो यूनियन टेरिटोरी दिल्ली की गवर्नमेंट है, उनके एफर्ट्स को बिल्कुल हमें सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने यमुना रिवर को साफ करने का जो ये प्रण उठाया है, उस दिशा में थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग काम वो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सच में नदी साफ हो रही है तो ये सिर्फ भाजपा के लिए या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लिए नहीं, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एंड ओवरऑल इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। सो ये यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क इसी रीजन में पड़ता है। यहाँ पे कई टाइप के बर्ड्स और बाकी आपको जो स्पीसीज होते हैं वो मिलते हैं। साथ ही साथ ये ड्रैगन फ्लाइज एंड डेमल्सी फ्लाइज भी। अब यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास आपको अगर ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं, दिस सोच के यमुना रिवर साफ हो रही है। समझ रहे हो ये बात, कनेक्शन देख रहे हो? यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास आपको ड्रैगन फ्लाइज के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये दिखा रहा है ना कि भैया यमुना रिवर साफ हो रही है, मतलब भाजपा की सरकार काम कर रही है। मुझे आम आदमी पार्टी कांग्रेस वालों, तुम लोग नाराज नहीं होना, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये सब से लेना देना नहीं है, लेना देना काम से। चलिए, महात्मा गांधी आइडिया ऑफ स्वराज पर आते हैं। अगेन ये न्यूज़पेपर में मेंशन था दैट व्हाई डज गांधी एम्फसाइज ओरिजिनलिटी इन स्वराज। जब मैं तुम्हें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि गांधी जी होम रूल के आइडिया से उतने इंस्पायर्ड नहीं थे, जो होम रूल मूवमेंट का आइडिया था। दैट्स वाई इंडिया में रहने के बाद भी उन्होंने होम रूल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि गांधी का जो स्वराज था वो एनी बेसेंट के होम रूल वाले स्वराज से थोड़ा डिफरेंट था।
गांधी के स्वराज का मतलब था कि गांव वालों तक ताकत पहुंचे, ग्रास रूट में पावर पहुंचे। एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग था। बाकी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में तुम पढ़ोगे ही या पहले पढ़ चुके हो। सो पहला स्टेटमेंट रिलेटेड टू महात्मा गांधी आइडिया ऑफ स्वराज। गांधी रोट हिंद स्वराज ड्यूरिंग हिज रिटर्न वॉयज टू साउथ अफ्रीका फ्रॉम लंदन। एकदम करेक्ट है, लंदन से यहां वो कहा जा रहे थे साउथ अफ्रीका, और इस रिटर्न वॉयज में इन्होंने एक बुक लिखी सिप के ऊपर जिसका नाम क्या है, हिंद स्वराज। ही रोट हिज वर्क फर्स्ट इन गुजराती एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। एकदम करेक्ट है, गुजराती जो इनकी मदर टंग थी, मातृभाषा थी, इसमें इन्होंने पहले हिंद स्वराज को लिखा और बाद में फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर फ्रेंच में भी ट्रांसलेट होगा, हिंदी में भी होगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस में होता है। बट ओरिजिनली किस में लिखा गया था हिंद स्वराज, याद रखना, गुजराती में। खुद गांधी जी ने लिखा था और फिर खुद गांधी जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था। इट इज रिटन इन अ स्पीच फॉर्मेट वेयर गांधी जी एड्रेस द मास थ्रू हिज राइटिंग। वैसे गांधी जी, महात्मा गांधी बापू ने मास को एड्रेस करने का काम किया ही। इंडिया के मास लीडर्स में से मोस्ट पॉपुलर मास लीडर आप इनको कह सकते हो, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से ज़्यादा, या फिर आगे जो भी मास लीडर्स हुए। पर ये स्पीच फॉर्मेट में नहीं लिखा गया है, रॉन्ग है। ये किस फॉर्मेट में लिखा गया है, डायलॉग फॉर्मेट में लिखा गया है। मतलब गांधी जी यहाँ पर एक फिगर के साथ बात कर रहे हैं, मतलब एक इमेजिनरी फिगर के साथ, और उसे स्वराज का आइडिया समझा रहे हैं, स्पीच नहीं दे रहे हैं, डायलॉग है। इनकरेक्ट ढूंढना था, करेक्ट नहीं, करेक्ट होता तो 1 and 2 चूज कर लेते, पर वो आंसर गलत होता। इनकरेक्ट ढूंढना है, क्या चूज करेंगे, सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम गांधी जी की हिंद स्वराज की बात करें। हेयर इज द कॉपी ऑफ गांधी हिंद स्वराज। सो गांधी हिंद स्वराज इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वेल रिटन बुक विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। याद रखिएगा, कब लिखा है इन्होंने, 1909 में, 1909। और देखो 1909 से पहले, 1909 से पहले हम 1907 का सूरत स्प्लिट पढ़ते हैं। सूरत स्प्लिट, जहां पर कांग्रेस में तू मेरा भाई नहीं है चल रहा था, मतलब कांग्रेस दो पार्ट क्लियरली हो गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो चुके थे, एक्सट्रीमिस्ट को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद गांधी जी लिख रहे हैं 1909 के टाइम में ही हिंद स्वराज। यहाँ पे इन्होंने इस चीज पर भी कंसर्न जाहिर किया था कि कांग्रेस का ये जो बंटवारा है ये भारत के लिए सही नहीं है। कौन से शिप से जा रहे थे, क्लिंडन कैसल नाम के शिप से, ये भी न्यूज में मेंशन था, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, वापस लंदन टू साउथ अफ्रीका जाने के टाइम में। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी ने अपने मास मूवमेंट फेज के आइडियाज के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि जो मास मूवमेंट है उसको किस तरह से लीड करना चाहिए और किस पर्सपेक्टिव में देखा, मास मूवमेंट के लीडर के पर्सपेक्टिव में नहीं। अभी तो मास मूवमेंट कहाँ शुरू किया है, गांधी जी कब इंडिया वापस लौट कर आएंगे बताओ जरा, कई बार क्लासेस में तुमको पढ़ाया है, 9 जनवरी 1915, अभी तो 1909 का ही टाइम है। तो ये बाहर से लिख रहे थे हिंद स्वराज के बारे में, फिर आगे जाके इसमें कई चेंज करेंगे, पर अभी बाहर से ऑब्जर्व करते हुए जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो लिखने का काम हिंद स्वराज में कर रहे थे। अब हम हिंद स्वराज की बात करें तो गांधी जी का हिंद स्वराज, ये पूरा डिटेल तुमको पॉइंट वाइज मैंने नोट्स लिख रखा है। इसको ऐसे समझो कि गांधी जी के हिंद स्वराज में गांधी जी ने कांग्रेस के ये जो प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट का आइडिया है ना, 3P फॉर्मूला, इसको भी क्रिटिसाइज किया गांधी जी ने कि भैया मॉडरेट कांग्रेस, आपका ये जो प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट का आइडिया है ये काम नहीं आएगा, ये डेरोगेटरी है, क्योंकि इसके वजह से ब्रिटिश कोई बड़ा चेंज नहीं करने वाले हैं। इन्होंने ये भी क्रिटिसाइज किया कि जो हमारे मॉडरेट कांग्रेस लॉयर्स एंड बैरिस्टर्स रहते थे, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते थे, वो भी देश के लिए सही नहीं है। मॉडर्न सिविलाइजेशन पे इन्होंने चोट पहुंचाई कि एक्सेसिव रिलायंस ऑन मशीनरी। अगर बापू आज लोगों को ये मोबाइल लेकर रील्स बनाते देखते हैं ना इंस्टा पे, तो बापू को बड़ा दुख होता, टिकटॉक बनाते देखते तो गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसमें एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स चल रही थी, इसको भी क्रिटिसाइज किया। और उन्होंने बोला कि स्वराज कैसा होगा जब इंडियन विलेजेज और विलेज में रहने वाले लोगों को पावर मिल सकेगा, वो होगा हिंद स्वराज, गांधी के सपनों का। सत्याग्रह के बारे में इन्होंने बताया, कई बार मैंने तुम्हें बोला है क्लास में, सत्याग्रह, इसमें 2 शब्द हैं, सत्य प्लस आग्रह। सत्य मीन्स ट्रुथ, आग्रह मीन्स अपील, अपील ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ, जो कि सोल फोर्स है। क्योंकि अगर आप सत्य के बेसिस पर आग्रह करोगे तो आपके दुश्मन का भी हृदय किसी रोज बदल सकता है। उसी सत्य के बेसिस पे मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूं कि बाबू लोग करंट अफेयर्स को थोड़ा सिंसियरली लो, और प्री सिक्योर जो कि मैं तुम्हारे लिए रेगुलर करवाता हूं ना, उसको सिंसियरली फॉलो करो, सिंसियरली रिवाइज करो। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सर क्रीक एरिया। आप यहाँ द हिंदू में देख सकते हो कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर वो वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान को कि भैया अपनी नापाक हरकतें बंद करो, अदरवाइज करारा जवाब मिलेगा। तो ये करारा जवाब क्या है वो तो आगे मिलेगा। हम सर क्रीक से रिलेटेड ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं इंडिया मैप के लिए।
पहला स्टेटमेंट क्या है? इट लाइज इन द मार्स लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ गुजरात फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया कच्छ रीजन एंड पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। इसके लिए चाहिए आपको मैप। ये रहा सर क्रीक का मैप। इंटरनेट पे ये दो इमेज बड़े अच्छे से ग्राफिक डिजाइनर्स ने बना के डाला था। ये यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा सर क्रीक। इस साइड है पाकिस्तान का सिंध वाला रीजन, सिंध पाकिस्तान, कई बार क्लासेस में तुम्हें सिंध के बारे में बताया है ना। और इस साइड है हमारा गुजरात, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, रन ऑफ कच्छ। ये सर क्रीक इस तरह से डिवाइड करता है। यहाँ पे कोरी क्रीक भी है, ये इंडिया वाले पार्ट में है, रन ऑफ कच्छ को और बाकी जो गुजरात का पार्ट है उसको डिवाइड करता है। इसको भी ध्यान रखना, कोरी क्रीक। सो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या, दैट इट लाइज इन द मार्सलैंड ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, फीचरिंग द बाउंड्री बिटवीन कच्छ रीजन एंड पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। एकदम सही बात है जी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जी। दूसरा स्टेटमेंट क्या, इट इज वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स एंड ऑल्सो होल्ड पोटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। ये भी करेक्ट है। ये ना एशिया के लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड में से एक पार्ट है एंड ये भी माना जाता है कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी होंगे। थर्ड क्या, इट वॉज ओरिजिनली नोन एज बाण गंगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा, है ना। सर क्रीक को ओरिजिनली किस नाम से बुलाया जाता था? बाण गंगा के नाम से बुलाया जाता था। फोर्थ स्टेटमेंट, टू इट्स वेस्ट लाइज द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, टू इट्स ईस्ट लाइज द प्रोविंस ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। ये तो उल्टा हो गया ना, इसके वेस्ट में है सिंध पाकिस्तान और ईस्ट में है गुजरात, है ना। सो कितने स्टेटमेंट का सही हुए? एनी 3, 1, 2 एंड 3। फोर्थ तो रॉन्ग हो गया, आंसर क्या होगा? सी, एनी 3। ओके, चलिए अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स देख लेते हैं। मैप आपके लिए मैंने अटैच कर ही रखा है। सर क्रीक, जिसको ओरिजिनली बाण गंगा बुलाते थे, याद रखना, एकदम जरूरी से याद रखना है। एक टाइप की टाइडल एस्चुअरी है जो कि इंडस रिवर डेल्टा, यहाँ पे अरेबियन सी में जो बनता है वहाँ फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। ये एक टाइप का, अब सर क्रीक में ये क्रीक वर्ड क्या है इसको समझते हैं। तो सी क्रीक एक छोटा सा नैरो इनलेट होता है जहाँ पे सी का पानी, समंदर का पानी, अरेबियन सी का पानी फ्लो होकर अंदर आता है। यही डेफिनेशन है। यहां देखो, मैंने इसको मैं फिर से पूरे स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं ताकि तुम देख सको। ये देखो क्रीक का डेफिनेशन। क्रीक क्या है भाई? एक नैरो इनलेट वेयर द सी फ्लोज इनटू द लैंड, पार्टिकुलरली अ टाइडल एस्चुरी। ये सी का पानी बहते हुए ऐसे अंदर गया, ये कोरी क्रीक में अंदर गया, तो इसको हम क्रीक बोलेंगे। ऐसे नैरो इनलेट्स को हम क्रीक बोलेंगे। काफी बढ़िया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, फिशेस वगैरह यहाँ पर आपको मिलते हैं। सो दैट्स वाई स्ट्रेटेजिक रीजन से, इकोनॉमिक रीजन से, इकोलॉजिकल, हर तरीके से ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑब्वियसली भारत सरकार क्या जो पक्ष है कि सर क्रीक हमारा हिस्सा है और अगर पाकिस्तान इसे अपने में मिलाने की कोशिश करेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बट पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, एज पर द थालवेग प्रिंसिपल, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान एक थालवेग प्रिंसिपल्स की बात करता है। अब ये थालवेग प्रिंसिपल क्या है, देखो इसको समझो, है ना। ये तुम न्यूज में टर्म तो सुने होगे बट इसको समझना जरूरी है। थालवेग का मतलब ये ना एक इंटरनेशनल लीगल डॉक्ट्रिन होता है। थालवेग प्रिंसिपल्स एक वर्ड है थालवेग, जिसका मतलब होता है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट डेप्थ अलोंग रिवर्स कोर्स। मतलब किसी भी रिवर वाले रीजन में जो ग्रेटेस्ट डेप्थ वाला लाइन होता है हम उसको थालवेग लाइन बोलते हैं। और अगर कोई भी ट्रीटी नहीं है कि वाटर बॉडी को कैसे सेपरेट किया जाएगा, तो ये जो डीपेस्ट डेप्थ वाला पॉइंट है, ग्रेटेस्ट डेप्थ वाला पॉइंट है, यही थालवेग लाइन दो रीजन के बीच का बाउंड्री बन जाएगा। सिंस सर क्रीक रीजन में कोई भी बाउंड्री फॉर्मली नहीं डिसाइड हुई है, मीटिंग कई हुई बट फॉर्मली डिसाइड नहीं हुई, इसलिए थालवेग लाइन को ही बाउंड्री के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। अब पाकिस्तान बोलता है कि थालवेग डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल है। क्यों नहीं एप्लीकेबल? क्योंकि सर क्रीक एक टाइडल एस्चुअरी है। थालवेग प्रिंसिपल जो है, थालवेग डॉक्ट्रिन जो है, वो कहाँ अप्लाई होता है? वो रिवर्स वगैरह में अप्लाई होता है। बट इंडिया बोलता है कि नहीं, थालवेग प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यूजुअली हाई टाइड के ड्यूरेशन में पानी भरा हुआ रहता है क्रीक वाले रीजन में, सर क्रीक वाले रीजन में। अब ये डिफरेंसेस चल रहा है पाकिस्तान इंडिया के बीच में। हम हिंदुस्तानी, हमारे लिए तो बिल्कुल थालवेग प्रिंसिपल यहां अप्लाई होता है और सर क्रीक हमारा हिस्सा है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो ये था, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर, पीवीटीजी के ऊपर। सो पीवीटीजी दे आर एक्चुअली द सब क्लासिफिकेशंस ऑफ शेड्यूल ट्राइब, जिससे कि कुछ वल्नरेबल शेड्यूल ट्राइब्स को और ज्यादा रेगुलर मोर अटेंशन मिल सके, इसलिए उनको पीवीटीजी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर आर 75 रिकॉग्नाइज्ड पीवीटीजी स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। अगेन करेक्ट, बट हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, सी मत चूज कर लेना। आंसर क्या होगा? डी। गुड, और ये करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देना है बाबू। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। तो सबसे पहले मॉडर्न यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव की बात करें तो ये मेनली लीड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज,
इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स मिलकर इस मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को फुलफिल करेंगे, जो कि 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में, उसके बाद इंडिया के बाकी स्कूल्स में भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, है ना। ये 2 बेसिक पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव के, याद रखिएगा इसको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दिया था, इट इज एन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द मॉडल यूएन एंड एजुकेशनल साइमुलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल, अभी रिसेंटली यूएन स्मार्ट प्रेप ने भी ऑर्गेनाइज करवाया था, ऐसा ही एक मॉडल यूएन करवाया था। कहाँ पर हमने करवाया था? डॉन बॉस्को स्कूल में, राइट। तो मॉडल यूनाइटेड नेशंस एक ना क्या होता है, एक थीम बेस्ड, एक साइमुलेशन बेस्ड एक्सरसाइज होता है यूनाइटेड नेशंस जैसा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देने के लिए, कि यूनाइटेड नेशंस में कैसे मीटिंग्स होती हैं, कैसे काम होता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को पंचायत का सचिव जी बनाया जाएगा, प्रधान जी बनाया जाएगा, बनराकस बनाया जाएगा, नहीं बनराकस नहीं बनाया जाएगा, बनराकस हमारा यूनिक कैरेक्टर है, उसको वहीं रहने देते हैं। मतलब सरपंच, वार्ड मेंबर, विलेज लेवल सचिव, फलाना चिलाना ढिमकाना, जितने भी लोग होते हैं पंचायत में, वो सारा रोल प्ले करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास 9 से 12 स्टूडेंट को दिया जाएगा, जिससे वो ग्रास रूट गवर्नेंस के बारे में समझ सके। एकदम सही है, करेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। ओके, अब ये रहा आपके लिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना पर, बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है अष्टांग हृदय पर, व्हाट इज दिस अष्टांग हृदय। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। कल प्री सिक्योर में फिर हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, उनको इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपरली। जय हिंद।